तो चलिए सामान्य ज्ञान के इस प्रश्नोत्तरी को जिसकी तैयारी आप लोगों को मैं आज करा रहा हूँ इसको शुरू करता हूँ। यूबिन्स क्लासेस मैं उमेश सर आप सभी लोग जानते हैं कुछ नया लेकर आता हूँ। तो आज भी इस नए ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भोर का तारा जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग भोर का तारा कहते हैं। तो चलिए अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें, लेकिन मैं समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ जिसमें आप लोग अपने ध्यान ध्यान को अच्छे से सोच सको, अपने ज्ञान को अच्छे से ढूंढ सको। जो भी आपके दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर वो आप लोग स्क्रीन के द्वारा कम्युनिटी मैसेज में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इसके बारे में क्लू भी देने वाला हूँ, काफ़ी ढेर सारे क्लू मिलने वाले हैं आप लोगों को। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपकी बढ़ने वाली हैं। तो भोर का तारा जिसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, सुबह का तारा जिसको कहते हैं, इसको आप लोग अपने अपने प्लैनेट से मतलब पृथ्वी से भी आसानी से देख सकते हो। तो क्या है इसके कुछ क्लूज़ मैं देने वाला हूँ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है पृथ्वी की बहन कहलाता है इसको। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की बहन है और सूर्य से दूरी की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि सूर्य से दूरी की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आने वाला ग्रह कौन सा है? अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर नहीं आता है तो आप लोग दिमाग लगाइए। आप लोगों को मैं देता हूँ 10 सेकेंड। तो पृथ्वी की बहन कहे जाना वाला जो ग्रह था और सूर्य से जिसकी दूरी दृष्टि से वो दूसरे स्थान पर आता था, उस ग्रह का नाम था शुक्र ग्रह। जी हाँ, अगर आपने वीनस लगाया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अपने उत्तर को अपने कॉपी में भी लिखते चलें, जिसमें आप लोगों को हमेशा ये क्विज़ का आप लोगों को सवाल आंसर याद रहे और आप लोगों को अपनी गलती का भी एहसास हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो क्या है अगला प्रश्न, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? मतलब अपने ही चक्कर को कितने समय में पूरा करती है पृथ्वी? तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वी या फिर और अन्य ग्रह, अन्य प्लैनेट जो अपने स्वयं के ही चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। तो अर्थ का यहाँ पर आप लोगों को रोटेशन पीरियड बताना है कितने समय में पूरा करता है। तो ये क्या लगता है, आप लोग क्लू दे देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्लू वही चीज़ है कि अपना पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है पृथ्वी। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूँ। तो इसका उत्तर है 24 घंटे। जी हाँ, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी से अपना चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। अगला जो प्रश्न है आप लोगों को मैं बताता हूँ, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? क्या लगता है आप लोगों को? विश्व का, पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे लंबा जानवर कौन है? तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को क्लूज़ दे देता हूँ, आप लोगों को हिंट देते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चले कि इससे रिलेटेड हिंट में क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, गर्दन की वजह से लंबाई इसकी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये विश्व का सबसे लंबा प्राणी है, सॉरी सबसे लंबा जानवर है। और चौराहे की क्रॉसिंग इसी के नाम से होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग रोड क्रॉस करते हो तो बीच में जो क्रॉसिंग मिलती है उसका नाम भी इसी के नाम से ही पड़ा हुआ है। नाम की शुरुआत इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंतिम वर्ड से होती है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 वर्ड होते हैं और अंतिम वर्ड से इसकी शुरुआत होती है। तो याद कीजिए किसके नाम से ये जाना जाता है। आपको मैं फिर से देता हूँ समय आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का दिमाग खुल सके और आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर सको। तो वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो जरूर देखें और समय का प्रयोग करते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए ही आप लोगों को मैं समय दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर है जिराफ। जी हाँ, जिराफ की गर्दन लंबी होती है और सबसे ज़्यादा लंबे प्राणियों में इसका नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कुंभ कितने सालों के बाद आयोजित होता है? और आप लोगों के अगर राज्य में कुंभ मेला लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कितने साल का अंतराल होता है इसको लगने में। ये आप लोगों को स्क्रीन पर थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है, इसको आप लोग अच्छे समझे। कुंभ की बात हो रही है, आप सभी लोगों को पता है कुंभ का आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर होता है। एक तो है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक और चौथा उज्जैन।
वर्ष के जितने महीने हैं उत्तर भी इसी संख्या का है। जी हाँ, वर्ष में जितने महीने होते हैं उत्तर भी इसी संख्या का है। जितने घंटों का एएम होता है या फिर जितने घंटों का पीएम होता है उतना ही इसका उत्तर होता है। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ज़रूर कमेंट करके कमेंट करते चलें और बताते चलें इसका आंसर क्या है। समय मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता रहता हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष के कुल महीनों की संख्या है 12। और अगर बात करें एएम की तो 12 घंटों का एएम होता है और 12 घंटों का ही पीएम होता है। तो इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे, इसका उत्तर है 12। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। तो कौन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक? इनके नाम में ही विचित्रता है। इसका क्लू मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को। दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों की सूची में भी इनका नाम शामिल है और इनके नाम में ही बड़ी रोचकता है। तो इसको अच्छे से ध्यान करके आप लोग उत्तर दें। समय आप लोगों को दिया जा रहा है। तो सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जिनका नाम है उनका नाम है बिल गेट्स। तो इसका सही उत्तर है बिल गेट्स। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 पर चलते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए क्लू दे देता हूँ मैं, आप लोगों को हो सकता है याद आ जाए। तो अमेरिका की राजधानी इन्हीं के नाम पर पड़ी है। तो याद कीजिए अमेरिका की राजधानी क्या है। तो अमेरिका की राजधानी का नाम जो था वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद करिए, आपको मैं समय प्रॉपर देता चल रहा हूँ जिसमें आप लोग कमेंट अच्छे से करते चलें। चलिए मैं खुद ही आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7, दास प्रथा जिसको गुलाम प्रथा भी हम लोग जानते हैं को किसने ख़त्म किया था? तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ। अमेरिका राष्ट्रपतियों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है जिन्होंने इस प्रथा का अंत किया था। तो किन्होंने दास प्रथा या गुलाम प्रथा को ख़त्म किया था, नष्ट किया था? अमेरिकी राष्ट्रपतियों में उनका नाम शामिल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों को समय पूरा दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर कर रहे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर जब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वहाँ पर आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रश्न का जो जवाब है वो काफ़ी इस बच्चे दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है कि आप लोग कम से कम कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात है। तो बता देता हूँ इसका जो सही उत्तर है वो अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में जिनका नाम शामिल है वो है अब्राहम लिंकन। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में जो पूछा गया उसको ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने विज्ञान की अपनी पुस्तक में, विज्ञान साइंस में पढ़ा होगा, आप लोगों ने छोटी क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे। जो विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के, ये सारे विटामिन आप लोगों ने पढ़े होंगे। इनसे संबंधित जो रोग होते हैं, डिजीजेस होते हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 8 में, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य में समझाया है, उसको मैं क्लू के माध्यम से आप लोगों को तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग होता है इसका क्लू मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग दिमाग लगाइए। इस नाम की जो रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है, इसका जो स्टार्टिंग है वो बी लेटर से होता है, ठीक है। तो विटामिन बी से होने वाला रोग भी बी से ही था। अगर याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों को मैं समय देता चल रहा हूँ, इससे अच्छा है आप लोग कमेंट जरूर करें। क्विज़ कैसी लग रही है, प्रतियोगिता कैसी लग रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिएगा और उत्तर ज़रूर देते चलिए जिसमें मुझे पता चले कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। ये सारे समस्त प्रश्न के उत्तर जो हमेशा आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर रखें क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न आप लोगों से कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है बेरी। तो बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो आप लोगों ने धूप खाई होगी, आप लोगों को याद होगा कौन सा विटामिन आप लोगों को धूप से प्राप्त होता है या फिर कौन सा विटामिन का पाचन धूप की उपस्थिति में होता है। तो धूप से
पचने वाला विटामिन या धूप से मिलने वाला विटामिन, उसका नाम क्या होता है? आप लोगों की हड्डी में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, आप लोग डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा था प्रॉपर धूप की मात्रा ज़रूर लें और कैल्शियम की दवा भी खाएँ। तो क्या लग रहा है, चलिए मैं इसका रासायनिक नाम बता देता हूँ। इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और ये कैल्शियम से भरपूर होता है। तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है, ये आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो समय दे रहा हूँ, एक बार आप लोग दिमाग पर जोर डालिए। कैल्सीफेरॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन। विटामिन क्या, वही तो आंसर बताना है, विटामिन क्या। तो मैं बता देता हूँ, समय तो आप लोगों को मैं दे ही रहा हूँ, विटामिन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो उम्मीद है इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या है, भारत ने अब तक कुल मिला के 2 विश्व कप जीते हैं। पहला विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था और दूसरा 2011 में महेंद्र सिंह की कप्तानी से जीता था। तो दूसरा वाला तो समझ में आ गया 2011 में, लेकिन जो पहला विश्व कप भारत ने पहली बार जीता था वो कब जीता था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसके आसपास का और महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। उस समय भारत देश के एक राज्य में, जिसका नाम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, वहाँ पर एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उस गैस का रिसाव हुआ था, जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट था। उस गैस के रिसाव से काफ़ी लोग मरे थे। तो उसी समय के बाद भारत ने विश्व कप जीता था, या उसी समय के लगभग भारत ने विश्व कप पहला जीता था। तो किस सन में जीता था, अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। चलिए मैं उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका उत्तर है 1983 में। तो 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था और 1984 के आसपास लगभग ये त्रासदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? अगर आप लोग लखनऊ में रहते हो तो आप लोगों को ये स्टेडियम नाम याद होगा। हॉकी के लिए जाना जाने वाला स्टेडियम जिनके नाम पे बना है वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, अगर आप लखनऊ में रहते हो तो हॉकी का जादूगर उन्हें ही कहा जाता है। चलिए इनके बारे में भी तथ्य बता देता हूँ काफ़ी कुछ। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे थे। हॉकी विजार्ड के नाम से भी ये मशहूर हुए हैं। इनके जन्मदिवस को नेशनल स्पोर्ट डे की तरह मनाया जाता है। तो किनके जन्मदिवस को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है? याद कीजिए, किसके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट डे के तौर पर मनाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोनों के आंसर एक ही हैं। तो आप लोगों को बताना है क्या, किसके नाम पर। तो उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। मैं समय पर भरपूर दे रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं समय कम दिया जा रहा है तो मैं बताया ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए उत्तर बता देता हूँ। जो हॉकी के जादूगर हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, इनको ज़रूर जानें। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो नाम से लग रहा होगा फ्लाइंग सिख, ऐसे सिख थे जिन्होंने दौड़ में भाग लिया था या दौड़ में हिस्सा लिया था और हमेशा ये सबसे आगे निकलते थे। इतनी तेज़ दौड़ते थे कि लगता था कि ये उड़ रहे हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं, हवा से बातें कर रहे हैं, इतनी तेज़ दौड़ते थे। तो फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको मैं बता देता हूँ। इनके नाम से बॉलीवुड में फिल्म भी बनी है। तो याद कीजिए, इनके नाम से बॉलीवुड में फिल्म बनी है जिसमें इनके किरदार के लिए फरहान अख्तर को अभिनेता के तौर पर शामिल किया गया था। तो याद कीजिए, एक फिल्म भी इनके नाम पर बनी है। तो उस फिल्म का नाम ही याद कर लीजिए जिनको हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। उस फिल्म का नाम था, मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने समय ले लिया होगा, उनका नाम था मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न, कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? अगर आपके घर में आपके पिताजी हैं या फिर और कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनसे ये प्रश्न ज़रूर पूछें, अगर वो क्रिकेट के शौकीन हैं तो वो इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो भारत की दीवार, तो भारत की दीवार से नाम से मशहूर जो क्रिकेटर थे, हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, वो कौन थे, उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो क्रिकेट द वॉल के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता देता हूँ आप लोगों को। भारतीय विकेट कीपर के रूप में जाने गए हैं। कई बार भारतीय कप्तानी भी संभाली है। कई टेस्ट ड्रॉ कराए क्रीज पर बिना आउट हुए, बड़ी अच्छी बात थी
कि आउट हुए ही नहीं। इनको सामने वाली विपक्षी टीम आउट करने की बहुत प्रयास करती थी, लेकिन ये आउट नहीं हो पाते थे और लास्ट में टेस्ट को ड्रॉ करा ले जाते थे। भारतीय तिकड़ियों में भी इनका नाम शामिल है, तिकड़ियों में इनका नाम शामिल है, जिनमें से 2 का नाम मैं बता देता हूँ, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। तीसरा इन्हीं का नाम है, तो इन्हीं का नाम है तीसरा। उत्तर आपको बताना है, समय आपको मैं दे रहा हूँ, काफ़ी बिंदु मैं बता रहा हूँ, काफ़ी हिंट मैं दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिंट से भी आंसर बताते चलें। चलिए, समय दे रहा हूँ मैं, उसका आप लोग उपयोग करिए, आंसर देते चलिए। आप लोग थोड़ा वीडियो में ज़रूर अच्छे से दिमाग पर जोर डालिए, आप लोगों को उत्तर हो सकता है याद आ जाए। तो द वॉल ऑफ द क्रिकेट जो भारतीय टीम के लिए सबसे धुरंधर माने जाते थे, क्रीज पर बने रहते थे टेस्ट मैच में खास तौर पर, तो उनका नाम है राहुल द्रविड़। तो अगर आपको याद है, अगर आपने उत्तर दिया है, ये आपका उत्तर सही है, तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध अगर आपको याद है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, कब हुआ था स्टार्ट, ये अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप लोग ईयर लिख दें, वो भी चलेगा। चलिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आपको नहीं याद आ रहा है इसका उत्तर, तो मैं मुख्य बिंदु बता देता हूँ, शायद आपको उत्तर याद आ जाए। इसी तिथि को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, मतलब विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो अगर आपको ये याद आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, अगर ये नहीं आता, दूसरा मैं क्लू दे देता हूँ। इसी वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तो क्या ये याद आएगा? तो भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी, कब आए थे? लगभग उसी समय की बात है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। समय आप लोग लेते चलिए, आंसर आप लोग देते चलिए। उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। ये सारे प्रश्न आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही प्रतियोगिता का संचालन मेरे द्वारा किया जाता है समय समय पर, और आप लोगों की उपस्थिति भी अनिवार्य रहती है समय समय पर। आया कीजिए और ज्ञान बटोरा कीजिए। चलिए, उत्तर मैं बता देता हूँ, उसका उत्तर क्या है? 1914, 28 जुलाई 1914। तो उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब शुरू हुई थी? 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, लेकिन इस आज़ादी के लिए भारतवासियों ने पहले भी एक क्रांति लड़ी थी। तो वो क्रांति कब लड़ी थी, वो समय आपको बताना है यहाँ पर, वो वर्ष आपको बताना है यहाँ पर। चलिए, इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं बता देता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो बिंदु हैं उसको मैं बता रहा हूँ। क्रांति में शामिल होने वाले लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका प्रभुत्व भारत पर स्थापित था, वो लगभग समाप्त हो गई थी और ब्रिटिश राज के अंतर्गत अधीन हो गई थी। तो अब आपको उत्तर अगर याद आ रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर अभी भी उत्तर नहीं याद आ रहा है तो इसको आप लोग उत्तर जानने के बाद ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि कौन सी क्रांति भारत में पहली आई थी आज़ादी को लेकर, उसका नाम आप लोगों को बताना है। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसको समापन की तरफ चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है और मैं उम्मीद करता हूँ 50 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर एंड तक देखते चलोगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है 1857। तो 1857 की क्रांति आप लोगों की याद होगी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो हर में मुख सुनी कहानी थी। ये पंक्तियाँ आप लोगों ने बचपन में याद की होंगी, अगर याद है तो अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 16, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर लखनऊ होता तो आप लोग बता सकते थे कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर कानपुर होता तो हो सकता है आप लोग बता देते कि कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह आगरा के बारे में पूछा जाए तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नदियाँ तो आपको काफ़ी याद होंगी। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि आगरा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको याद होगा आगरे में ताजमहल है। तो अगर ताजमहल आप लोगों ने घूमा है तो ताजमहल के आसपास आप लोगों ने कुछ देखा होगा, वो नदी देखी होगी जिसके किनारे आगरा शहर बसा हुआ है। तो चलिए, मैं क्लू दे देता हूँ, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। ये क्लू मैं इसीलिए दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को जो उत्तर है वो अच्छे से याद हो सके। तो इसका क्लू है, भगवान श्री कृष्ण ने इस नदी से कालिया नाग के प्रकोप को दूर किया था। तो अगर आपके आसपास आपके बड़े बुजुर्ग बैठे तो उनसे भी पूछिए, भगवान श्री कृष्ण ने इसी नदी से कालिया नाग के प्रकोप को दूर किया था। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा
कालपी तथा प्रयागराज में ये नदी बहती भी है। तो याद कीजिए कौन सी नदी आगरा, मथुरा, दिल्ली, इटावा, कालपी और प्रयागराज में भी होकर जाती है। तो क्या नाम हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में नहीं आती, यहाँ जहाँ नाम बताएं यहाँ जाती है। याद आ गया है, अच्छी बात है, कई बच्चे कमेंट अच्छा दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो यमुना नदी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अगर आपको याद है तो कमेंट आप लोग बिना हिंट को समझते हुए ही दे सकते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। मैं हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि आपके इस प्रतियोगिता में जो अब मैं करा रहा हूँ इसमें कई बच्चे शामिल हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के बच्चे भी शामिल हैं, और मैं चाहता हूँ सभी लोग उत्तर दें। इसलिए मैंने ये क्लू वाला प्रोग्राम सोचा है, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य वाला जो यहाँ विचार है मेरे वो मैंने रखे हैं, जिससे आप सभी लोग उत्तर देने में सक्षम हो सकें। तो कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं बता देता हूँ। यह युद्ध, जो कारगिल का युद्ध हुआ था, वो 1999 में हुआ था। समझ में आ गया, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और यह युद्ध भारत ने जीत लिया था। तो उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका मतलब दो देशों के बारे में पूछा जा रहा था और एक देश तो भारत हो गया। तो जिन्होंने भारत लगाया है बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन दूसरा देश क्या था वो बताना है आपको। समय मैं देता चल रहा हूँ, आप लोग समय का प्रयोग करते चलिए, दिमाग पर जोर डालते चलिए और उत्तर सही लिखते चलिए। और मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग अगर इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल होंगे तो आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लोगे। अगर आप लोग एनडीए में जाना चाहते हो, सीडीएस में जाना चाहते हो, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी लेवल पे जाना चाहते हो, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग ज़रूर जानते चलो। उम्मीद है आने वाली सभी प्रतियोगिताओं में आप लोग 100% उत्तीर्ण होगे, पास होगे अच्छे अंकों से। और याद रखेंगे उमेश सर द्वारा जितनी भी प्रतियोगिताएँ हुई थी उसको आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो उम्मीद है आंसर के लिए समय दे दिया है मैंने प्रॉपर। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो भारत के साथ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही करारी जो है चोट पहुँचाई थी, हरा दिया था भारत ने पाकिस्तान को, और उसमें पाकिस्तान के लगभग काफ़ी सैनिक मारे गए थे, भारत के भी काफ़ी सैनिक घायल हुए थे, मारे गए थे। तो भारत और पाकिस्तान इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या लगता है आप लोगों को? पूरे विश्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, भारत देश की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत की, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए, अगर आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे उसके लिए मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, इस पर्वत पर सबसे पहले न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी चढ़े थे और उन्होंने सफलता हासिल की थी, इस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए थे। भारतीय नागरिक तेनसिंग नोर्गे शेरपा चढ़े थे। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस चोटी पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और भारतीय नागरिक में तेनसिंग शेरपा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री पाल इस पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आप लोग याद कीजिए किस पर्वत की बात हो रही है जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। उत्तर में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर करते चलें। हिंट मैंने दे दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है, हिंट अच्छा लग रहा है तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पाए। ये हिंट देने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग इस प्रश्न के साथ 2-4 प्रश्न और अतिरिक्त समझ लें। देखिए कैसे, इसी हिंट में 3-4 क्वेश्चन और आपने सीख लिए। क्या सीखा कि इस चोटी पर जो भी नाम आंसर होगा, उस सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। ठीक है, भारतीय महिला में चढ़ने वाली जो इस चोटी पर जो महिला थी उनका नाम था बछेंद्री पाल। तो याद हो गया, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो रहे हैं आप लोगों को हिंट से। चलिए, समय मिल गया है, प्रॉपर मिल गया है। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी या पर्वत चोटी मानी जाती है, और आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा।
अगली बार अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर पूछता हूँ तो आप लोग बिना हिंट के दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो याद कीजिए, चंद्रमा जो आप लोगों के आपके घर से दिखाई देता है रात के समय, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो कौन था सबसे पहला मनुष्य जो चंद्रमा पर पहुंचा था? अगर आपको ऐसे ही आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलें, लेकिन मैं उन सभी को देख रहा हूं जो सभी लोग प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, उनको मैं हिंट दे रहा हूं। तो हिंट क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो हिंट है, अपोलो 11 से उड़ान भरी थी और 1969 में पहली बार 3 व्यक्ति अपोलो 11 में थे, जिनमें इनका नाम भी शामिल है। तो क्या नाम हो सकता है इनका? चलिए मैं बात करता हूँ। इनके बाद जो 2 व्यक्ति थे उनका नाम मैं बता देता हूँ। एक थे एडविन एल्ड्रिन और एक थे कॉलिंसन। जो पहले नाम था वही आपको बताना है। तो 1969 में, समय शायद 21 जुलाई है, पूरा कंफर्म मुझको ध्यान नहीं आ रहा। 21 जुलाई 1969 की पहली बार अपोलो 11 से उड़ान भरी थी और वहाँ पर चंद्रमा पर पहुँचे थे 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति के नाम मैंने बता दिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था, उनका नाम आपको बताना है। समय मैंने काफ़ी दे दिया, मैं उत्तर बता देता हूँ। उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कितनी अच्छी बात है, भारतीय भी अंतरिक्ष पे गए हैं। तो पहला भारतीय कौन था अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला भारतीय जो अंतरिक्ष पर पहुंचा था, इसका जो हिंट है इसको भी देख लेते हैं। जो सबसे पहले भारतीय इस अंतरिक्ष पर पहुंचे थे, उनका जन्म हुआ था पंजाब के पटियाला शहर में। ठीक है, इनके साहस और पराक्रम के लिए इन्हें शौर्य चक्र भी मिला था। जी हाँ, शौर्य चक्र मिला था। इसका मतलब सेना में भी ये शामिल रहे होंगे। तो क्या याद आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अगर आपको याद आ रहा है, आप लोग समझ के उत्तर दे रहे हो तो अच्छी बात है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जिसका नाम था, मैं बता देता हूँ, समय मैंने दे ही दिया है। उसका नाम था राकेश शर्मा। जी हाँ, राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? देखिए, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। उस पूरे राष्ट्र में जो कवि होते हैं उनको बोलते हैं राष्ट्र कवि। ठीक है, महत्वपूर्ण कवियों का जो एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कवि होते हैं जिनको दर्जा प्राप्त होता है राष्ट्र कवि का, वो एक ही होंगे। तो किन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि? अगर उत्तर याद आ रहा आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उत्तर। नहीं याद आ रहा, थोड़ा क्लू चाहिए तो क्लू मैं दे देता हूँ। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में जो मैं क्लू दे रहा हूँ, उम्मीद है इसी क्लू से आप लोग उत्तर बताने में सक्षम हो पाओगे। वीर रस के कवि के रूप में माने गए हैं रश्मिरथी, रेणुका, उर्वशी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद कीजिए, उर्वशी रचना इन्हीं की है, रेणुका रचना इन्हीं की है, रश्मिरथी इन्हीं की रचनाएं हैं। अगर रचनाओं से आप लोगों को राष्ट्र कवि याद आ जाए तो ये अच्छी बात है। समय मैं देता चल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उत्तर आप लोग करते चलिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आ सकें। तो उम्मीद है समय आप लोगों को मिल रहा है अच्छे से उत्तर देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, रेणुका और रश्मिरथी ये समस्त रचनाएं इन्हीं की हैं और इनको हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो किसे जानते हैं हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से? लौह पुरुष के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य अगर मैं बताऊं तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग शायद उत्तर दे सकूं। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से इनकी 182 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति बनी हुई है। याद कीजिए, हाल ही में, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हाल ही में गुजरात में एक मूर्ति बनाई गई है जिसकी लंबाई 182 मीटर ऊंचाई है और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है।
और ये सिर्फ भारत देश में ही प्रसिद्ध नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि 182 मीटर ऊंचाई वाली मूर्ति यह विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है, इसलिए इसको आप लोग ज़रूर जानें। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं अपनी तरफ से कमेंट करता चल रहा हूँ, आप लोग कमेंट देखते चलें, जिसमें आप लोगों को पता चले। यूबिन्स क्लासेस से आप लोगों को कमेंट प्राप्त होते चलेंगे, जिसमें आप लोग उत्तर ज़रूर देते चलो। तो महत्वपूर्ण तथ्य से अगर आप लोगों ने उत्तर बता दिया है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस तरह के प्रश्न कभी याद किए थे और आज उनका रिवीजन हो गया। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारतीय लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे बढ़ते हैं। जीरो की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को गाना याद आ रहा होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। तो जीरो की जो खोज हुई थी वो भारत देश में हुई थी। अगर जीरो की खोज नहीं हो पाती तो संख्याओं की गणना करना नामुमकिन था। जी हाँ, बिल्कुल नामुमकिन था अगर ज़ीरो की खोज नहीं हो पाती। तो भारत देश ने जीरो की खोज की है, और जीरो की खोज करने वाले कौन थे उनका नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो एक तो क्लू मिल गया कि भारत देश के थे, और अगला जो क्लू मैं देने वाला हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। तो क्या है? भारतीय महान खगोलीय गणितज्ञ, और इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, मतलब पटना में। तो पटना आज का आधुनिक नाम है और इनका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो वहाँ पर ये जन्मे थे। अब तो कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो कौन होंगे जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जिसकी वजह से आज हम लोग ये गाना सुन पाते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने। तो उत्तर मैं बता देता हूँ, आर्यभट्ट। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मौत कब हुई? तो इस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, क्या कारण थे मारने के, ये समस्त बिंदु आज सभी को ज्ञात होने चाहिए। तो महात्मा गांधी की मौत कब हुई? तो बहुत ही दुखद था जब इनकी मौत हुई थी। पूरा विश्व गमीन था, गम में डूब गया था। नाथूराम गोडसे। मैं उत्तर बता देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है मुझे उत्तर बताना। हिंट मैं दे देता, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर मुझे बताना ही चाहिए था। इस तिथि को शहीद दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस का दर्जा भी प्राप्त है महात्मा गांधी के मरण वाले दिन को। हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या था। 30 जनवरी 1948 में तो नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारी थी महात्मा गांधी जी को। क्यों मारी थी, क्या कारण थे, क्या तय किया था गोडसे ने, और उन्होंने जज से क्या बोला था, क्या उन्होंने कोई क्षमा याचना भी की थी या सीधे फांसी के लिए ही प्रेरित थे, ये सब कुछ मैं बताऊंगा अगले प्रश्न में जो इनसे संबंधित आएगा। तो अब जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? देखिए अभी अब मैंने बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर दे दोगे। तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की? हिंट के तौर पर सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ महत्वपूर्ण तथ्यों में। कोर्ट में जज के सामने अंतिम बयान इन्होंने दिया था, सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण हो सकता है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदान द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। और किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी के सहमति से इस देश को काट डाला जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। ये कथन थे उन्हीं के, और इनके आगे इन्होंने लिखा है, मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों
कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानून प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा उस अपराधी को सज़ा दिलाई जा सके, इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। तो इस प्रकार उन्होंने जज के सामने अपने बिंदु प्रकट किए और इन्होंने कहा, मैं अपने लिए माफ़ी की गुजारिश बिल्कुल नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। ऐसे कहने वाले जज के सामने, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी और महात्मा गांधी जी 30 जनवरी 1948 को मर गए थे, तो वो कौन थे? इनका नाम था नाथूराम गोडसे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आधी प्रश्नोत्तरी में शामिल होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई होगी और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के बाद आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, यही 50 प्रश्न आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। वहाँ पर कोई भी आप लोगों को हिंट नहीं मिलने वाला है, सीधे आपको उत्तर टिक लगाने के लिए बताना होगा। तो मैं वहाँ पर ऑप्शन दे दूँगा, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसके ये जो समस्त प्रश्न के उत्तर मैं बताता चल रहा हूँ, इसको आप लोग लिखते चलिए। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हो सकती। 10 से 15 सेकंड का मैं समय दूंगा, उसमें आप या तो उत्तर ढूंढ लीजिए या प्रश्न का उत्तर लगा पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत देश का क्या होता है? इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर बताएं। अगर आपको सीधे तौर पर उत्तर नहीं याद है तो मैं आपको क्लू देता हूं, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में मैं बता देता हूं कि मरणोपरांत यह सम्मान लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। सुभाष चंद्र बोस को भी मृत्यु के बाद यह सम्मान दिया गया था, लेकिन 1992 में वापस भी ले लिया गया था। जवाहरलाल ने इंदिरा को पद पर बने हुए यह अवार्ड दिया था। और आपको बता दूं, कुल मिला के 21 नेताओं को ये सम्मान मिला है, जिसमें से 15 लगभग कांग्रेसी थे। तो अगर आप एंटी कांग्रेस हैं, मेरा कोई यहाँ पर नेता नगरी से कोई भी जुड़ाव नहीं है, ऐसा कोई मेरा मुद्दा नहीं कि मैं आप लोगों को ये सब तथ्य बताता चलूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पद पर रहते हुए जवाहरलाल ने इंदिरा को पद पर बने हुए यह अवार्ड दिया था। तो क्या लगता है ये कौन सा अवार्ड था जो भारत देश का सबसे ऊंचा सर्वोच्च सम्मान जो श्रेणी में रखा जाता है, यह सम्मान भारत देश का सबसे उच्च सर्वोच्च क्या था? तो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर है भारत रत्न। और हाल ही में आप लोगों को याद होगा, सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी को यह सम्मान दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसको हम लोग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने वाले हो अगर आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहोगे तब। तो महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ, बैसाखी के इस पावन पर्व पर, जो सिखों का पावन पर्व होता है बैसाखी, इसी त्यौहार पर यह हत्याकांड हुआ था और इसमें 400 से भी ज़्यादा भारतीय मारे गए थे जो कि निहत्थे थे। और इन निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज़ों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। काफ़ी लोग मारे गए, हालांकि यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मान्य आंकड़ा है वो 400 से ज़्यादा भारतीय मारे गए थे। यह 13 अप्रैल को हुआ था। वर्ष आपको बताना है कि 13 अप्रैल वर्ष क्या था, ये आप लोगों को उत्तर में बताना है। चलिए आपको समय मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। तो बैसाखी के इस पावन पर्व पर इस तरह का नरसंहार, इस तरह का कांड हो जाना निंदनीय है, बिल्कुल भी सहा नहीं जा सकता। तो अंग्रेज़ों की बर्बरता आप सभी के सामने है, बताने की आवश्यकता नहीं अंग्रेज़ों के बारे में। तो इसका उत्तर 1919 है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उत्तर अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी को जब गोली लगी थी तो उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो उनके अंतिम शब्द से पहले मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने रखता हूं जो महात्मा गांधी गाया करते थे। तो क्या है वो पंक्तियां? महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तुमरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो यह महात्मा गांधी द्वारा यह राम धुन सदैव गाई जाती थी और उनको राम नाम से बड़ा ही मोह था, लगाव था, स्नेह था। तो अंतिम शब्द में भी उनके मुख से राम ही निकला और हे राम हे राम हे राम के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर आपने उत्तर लगाया है तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न, जिसका जो संख्या है वो 29 है। अपनी कॉपी में उत्तर जरूर लिखते चलें, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आती चले कि आप लोगों ने किस प्रश्न का उत्तर क्या दिया था। ये हमेशा के लिए ज़रूर रखा करें रिकॉर्ड अपना कि जो भी यूबिन्स क्लासेस से जो भी प्रश्नोत्तरी, जो भी क्विज़ कराई जाए उसके उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। ऐसा मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कॉपी में लिखा होना चाहिए। मेहनत आप ज़ोर शोर से करिए, लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए और जानते भी चलिए। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? अगर आपके आसपास बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो आप लोग उत्तर पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इसे चीटिंग का रूप नहीं देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पूछा नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ एक ज्ञान प्राप्त किया है जो आपका हमेशा साथ देगा। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? इस युद्ध में आप लोगों को पता ही होगा, भगवान श्री कृष्ण जो सारथी बने थे अर्जुन के, ये सब कुछ आप लोगों ने महाभारत के रूप में पढ़ा होगा, सुना होगा और सीरियल के तौर पर आप लोगों ने टेलीविज़न में भी देखा होगा। तो चलिए इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं इनको बता देता हूँ। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। युद्ध को हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास माना जाता है कि वहाँ पर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे और आप लोगों को ज्ञात होगा कि पांडव जो 5 थे वो आगे तक जीवन काल अपना जो है बनाए रखे थे और उसके बाद सीधे तौर पर वो स्वर्ग गए थे। तो कितने दिनों तक यह युद्ध चला था ये आप लोगों को बताना है। वैसे अगर आपको याद है कि यह युद्ध कितने दिन तक चला था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। समय प्रॉपर दिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अपने जो धार्मिक हैं उनसे संबंधित समस्त प्रश्न के उत्तर आते होंगे और इसका उत्तर आप लोग जरूर लगाइए। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, समय तो मैंने प्रॉपर दे ही दिया है। इसका उत्तर है 18 दिन। चलिए एक आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पर प्रश्न दे देता हूँ। रामायण जो युद्ध हुआ था रामायण में, तो रामायण में कौन सा युद्ध हुआ था? याद होगा आप लोगों को, लंका पर भगवान श्री राम ने चढ़ाई की थी और उसमें रावण की जो है हार हुई थी। ये युद्ध कितने दिन तक चला था इसको भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज नहीं बताना है, किसी और दिन बता दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 30, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं, आप लोगों ने लोकसभा नहीं देखा तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को ये बताना है। तो लोकसभा के बारे में बता देता हूँ। लोकसभा का जो कहलाता है लोकसभा, उसको बोलते हैं हम लोग निम्न सदन। क्या कहलाते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को हम लोग क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं? उच्च सदन। तो निम्न सदन के सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें मैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो फिलहाल इतना ही है कि इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अगर आपके आसपास आपके पिताजी हैं या आपके आसपास आपकी माताजी हैं या और कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हो तो आप लोग उससे ज़रूर पूछ लीजिए कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी है। और ध्यान रखिएगा, चुनाव के समय घट बढ़ भी सकती है, मतलब बढ़ नहीं सकती, घट तो सकती है, क्योंकि कभी कभी जो नेता होते हैं या फिर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका किसी प्रकार से निधन हो जाता है या फिर वो नामांकन उनका रद्द हो जाता है, इस प्रकार से वो सीटें खाली हो जाती हैं। तो फिलहाल तो लोकसभा के जो सीटें होती हैं या सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो कितनी होती है मैं बता देता हूँ, आप लोगों को समय तो प्रॉपर मिल ही गया। 545 होती है लोकसभा सीटें या फिर लोकसभा में सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, याद कीजिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है?
कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी करते चलिए। डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मैं समय इतना दे रहा हूँ कि आप लोग आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको उत्तर याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग हिंट चाहते हो तो चलिए हिंट दे देता हूँ। भुवनेश्वर मंदिर के लिए भी यह जगह प्रसिद्ध है या राज्य प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर मंदिर कहाँ है, इसको अगर आपको याद आ रहा हो तो ये भी आप लोग बता सकते हो। तो प्रश्न क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो महत्वपूर्ण तथ्य है, भुवनेश्वर मंदिर भी यही है, इसी राज्य में है। तो भुवनेश्वर मंदिर कहाँ है, चलिए आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग उत्तर बताते चलिए। उम्मीद है आप लोगों को भुवनेश्वर मंदिर के बारे में पता होगा, यह मंदिर कहाँ पर है। तो चलिए अगर फिर भी नहीं याद आ रहा तो मैं उत्तर बता देता हूँ। भुवनेश्वर मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर ये ओडिशा में है, जिसको हम लोग पहले उड़ीसा के नाम से जानते थे, आज ये ओडिशा हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भुवनेश्वर मंदिर लिख दिया, ये जगन्नाथपुरी मंदिर होगा ऐसा, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से। अगला प्रश्न संख्या 32 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना स्पेस या कितना क्षेत्र है, कितना एरिया कवर करता है भारत देश अन्य देशों के हिसाब से, उस दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के हिसाब से होता तो भारत दूसरे स्थान पर होता, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा दर्जा है, कौन सा स्थान है, तो इसके बारे में आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि किस स्थान पर भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है, इसके लिए अगर आप लोग हिंट चाहते हो तो चलिए हिंट दे देता हूं मैं आप सभी लोगों को। तो देखते हैं हिंट क्या है, हो सकता है हिंट से आप लोगों को याद आ जाए। तो भारत से पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो भारत किस नंबर पे आया, अगर आपने कॉमन सेंस लगा लिया होगा, अपना दिमाग लगा लिया होगा, तो आपको उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य में ही उत्तर छुपा है। भारत से पहले रूस पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर चीन है और पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। तो जाहिर सी बात है 7वें स्थान पर भारत देश है। तो यहाँ पर उत्तर अगर आपने 7वां लगाया है, 7 लगाया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है। तो अच्छी बात है, धान की डलिया का मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक धान वहाँ पर उगाई जाती है और इसको हम लोग धान की डलिया का प्रदेश भी कहते हैं। तो कौन सा प्रदेश है जिसे धान की डलिया कहा जाता है, हिंट अगर है तो मैं दे देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया हिंट है, आप लोगों को हो सकता है याद आ जाए। इस प्रदेश की राजधानी रांची है और महेंद्र सिंह धोनी का निवास भी इसी राज्य के अंतर्गत आता है। अगर अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है तो दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। सभी राज्यों की राजधानी मैंने आप लोगों को पहले याद कराई थी, अगर आप भूल गए तो रिवाइज ज़रूर करिएगा। फिलहाल महत्वपूर्ण तथ्य यही 2 बिंदु हैं, एक तो प्रदेश की राजधानी रांची है और महेंद्र सिंह धोनी का निवास भी इसी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो उत्तर क्या लगता है आप लोगों को? वेरी गुड, लगभग सभी के उत्तर सही जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपने उसका उत्तर दे दिया है। झारखंड इसका सही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए कहाँ पर गलती हो गई मुझसे, मैं बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ। भारत के किस प्रदेश को धान की डलिया कहा जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन महत्वपूर्ण हिंट जो मैंने दिए हैं ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। रांची जो राजधानी है वो झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड से संबंधित महेंद्र सिंह धोनी है, निवास भी है। अगर आपने झारखंड दिया उत्तर तो उत्तर वैसे तो गलत है, लेकिन आपने तथ्य के हिसाब से उत्तर दिया वो आपका सही है। लेकिन आपको मैंने जो यहाँ पर हिंट दिए थोड़ा सा गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा। उत्तर इसका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है, ना कि रांची होती है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसका आप लोग उत्तर अपना गलत बिल्कुल ना माने।
मेरी तरफ से प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, इसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न संख्या 34। 5 नदियों की भूमि वाला जो प्रदेश है, जिसका नाम ही 5 नदियों के संगम से बना है, वो कौन सा प्रदेश है? तो 5 नदियों वाला प्रदेश क्या हो सकता है इसका नाम? महत्वपूर्ण हिंट तो मुझे नहीं लग रहा, शायद मैंने इसका दिया होगा, नहीं दिया, तो ये आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर आप हायर क्लास में हो तो भी आपको ये उत्तर आना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश का नाम 5 नदियों पर ही पड़ा है। तो पंच मतलब 5 होता है, और पंजाब मतलब यह राज्य है, तो आंसर है पंजाब। ठीक है, तो 5 नदियों का संगम या 5 नदियों की जगह जिसका नाम है पंजाब। आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक, तो बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? किस नदी को बिहार का शोक माना जाता है? वो कौन सी नदी है जिसको शोक, बिहार का शोक कहते हैं? हिंट मैं दे देता हूँ आप सभी लोगों को। यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है? नेपाल में हिमालय से निकलती है। और ये अच्छी चीज़ है कि नेपाल और भारत को जोड़ने वाली जो बांध है वो इस नदी पर बनाया गया है। महाभारत में इसका जिक्र है, कितनी अच्छी बात है, महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है, और इसको महाभारत में कौशिकी के नाम से पुकारा गया है। तो याद कीजिए, कौशिकी के नाम से इस नदी को बुलाया जाता है, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो क्या नाम हो सकता है उसका? याद आ गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, तो मैं बता देता हूँ, परेशान क्यों होते हैं। इसका उत्तर है कोसी नदी। तो क्या है? कोसी नदी। अब अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, हो सकता है आपको इसका उत्तर पता हो। भारत की सबसे पहली फिल्म, हालांकि यह फिल्म बोलती बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ हमको स्क्रीनिंग दिखाई देती थी, चलचित्र चलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती थी। तो भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, उसका नाम बताना है आप सभी को। क्या याद है? नहीं याद आ रहा? हिंट चाहते हैं तो चलिए हिंट देख लेते हैं। 40 मिनट की मूक फिल्म थी, बिल्कुल भी बोलती नहीं थी, चलचित्र केवल चलते थे, और 1913 में यह फिल्म बनी थी। वो कौन सी फिल्म थी जो 1913 में पहली बार बनी थी, और समय था 40 मिनट का? तो उत्तर अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर है हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर से उसी तरह का प्रश्न है, उम्मीद है ये प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकोगे। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बिना बोलती फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र हो गई, लेकिन बोलती हुई पहली फिल्म कौन सी थी वो भी बता दीजिए। तो हिंट चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं हिंट क्या है। 1931 में यह फिल्म उर्दू भाषा की पहली बोलती फिल्म थी। तो उर्दू भाषा की फिल्म है, तो इसका नाम भी थोड़ा सा उर्दू वाला होगा। तो क्या लगता है इसका नाम क्या होगा? तो क्या लगता है? 1913 वाली फिल्म तो आप लोगों को याद हो गई, पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म पहली कौन सी थी जो 1931 में आई? तो उसका नाम था आलम आरा। तो क्या नाम था उसका? आलम आरा। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो प्रश्न आप लोगों को उत्तर इसका आना चाहिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? हालांकि ये फांसी समय से पहले दे दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि कहीं क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजी सैनिकों को मारकर भगत सिंह को ले न जाएं, या फिर भारतीय कहीं बवाला ना कर दें। इसको देखते हुए भगत सिंह को समय से पहले ही फांसी दी गई थी। कब दी गई थी ये आप लोगों को बताना है। तो अच्छी बात है, आप लोग कमेंट पहले से कर रहे हैं बिना हिंट को जानते हुए। तो चलिए हिंट भी देख लेते हैं, हो सकता है आपका उत्तर आप लोगों को एडिट करना पड़ जाए। तो
हिंट क्या है देखते हैं। भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी इस पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, और उनकी फांसी की तारीख थी 24 मार्च। अब 24 मार्च तो एक हिंट आप लोगों को मिल गई, बस इसी तारीख से पहले इनको फांसी दे दी गई। वो तारीख कौन सी थी ये आपको बताना है। तो वो तारीख कौन सी थी? तो वो तारीख थी 23 मार्च 1931। अगर आपका उत्तर है 23 मार्च 1931 तो वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोगों ने समय का प्रयोग अच्छे से किया है और उत्तर आपने अच्छे ढंग से दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हालांकि इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो, कंप्यूटर विषय आप लोग बचपन से पढ़ ले। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? किसे कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? तो आपको क्या लगता है? हालांकि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता इनको नहीं कहा जाता है, या फिर ये कह लें आधुनिक जो कंप्यूटर है वो इन्हीं के कंप्यूटर के सिद्धांतों पर ही कार्य करता है। इसी वजह से इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, पितामह कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन की खोज की थी और डिफरेंस इंजन को तैयार किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर इसी कार्य प्रणाली पर कार्य करता है। इसी वजह से इनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो हिंट यही है जो मैंने बताया है, डिफरेंस इंजन के बाद पहला एनालिटिकल इंजन की खोज की, जिससे आगे इसी के आधार पर नवीन कंप्यूटर बन सके थे। तो उम्मीद है उत्तर आप लोगों ने दे दिया है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी को इसका उत्तर आता है। इसका उत्तर है सर चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न संख्या 40, और इसका उत्तर भी आप सभी लोगों को आता होगा, ये अच्छी बात है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल, अगर आप लोग क्रिकेट फैंस हो, अगर क्रिकेट लवर्स हो, तो आप लोगों को आईपीएल का पूरा नाम तो पता ही होगा। शुरुआत कब हुई ये बात की बात है। थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं। हिंट है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, और कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये टीमें शामिल हुई थी। हालांकि कुछ सालों बाद 2 अलग टीमें जुड़ी थी, बाद में वो हट गई थी। आज जो इस समय वर्तमान में यही टीमें चल रही हैं। पंजाब किंग्स 11 पंजाब का नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये शुरुआत कब से हुई थी? इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो अगर बता दिया अच्छी बात है, वेरी गुड। हिंट्स आप लोगों को मैंने दे ही दिए हैं कि आईपीएल होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर है 2008। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो गणतंत्र का कई बच्चों को अर्थ नहीं पता है, कई लोग नहीं जानते हैं गणतंत्र होता क्या है। तो बता देता हूँ, गणतंत्र का मतलब था संविधान का लागू होना, मतलब देश में नियमों को मानने वाले जो संविधान है इसका लागू होना गणतंत्र कहलाता है। तो भारत में गणतंत्र लागू हुआ था, रिपब्लिक डे हम लोग आज मनाते हैं। हिंट देख लेते हैं, भारत में संविधान लागू हुआ था, इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में इसे मनाते हैं, नेशनल हॉलीडे होता है। तो क्या है, कब गणतंत्र हुआ था भारत देश? पूरा समय बताना है, डेट नहीं चलेगी, पूरा समय बताना है। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, और प्रत्येक वर्ष हम लोग इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौन थे बिस्मिल्लाह खां? अगर आपको नहीं पता है तो हिंट के माध्यम से इनके बारे में मैं बता देता हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, शहनाई के जाने माने शहनाई वादक जिनको भारत देश द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री
पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि अलंकरण प्राप्त हुआ था। जहाँ इनका जन्म हुआ प्राचीन में वहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाते थे। तो याद कीजिए, पाटलिपुत्र का तो मैंने नाम आज ही वाली वीडियो में बताया था कि आधुनिक नाम पाटलिपुत्र का क्या है। उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। पाटलिपुत्र आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने आज की ही वीडियो में पाटलिपुत्र का नया नाम बताया था। जी हाँ, पटना नाम है और बिहार की राजधानी पटना है। तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। भारत देश के सर्वोच्च सम्मान से इनको नवाजा गया है और शहनाई बजाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, मिसाइल मैन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? मिसाइल मैन। तो हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के मिसाइल मैन के रूप में इनको दर्जा प्राप्त है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो हिंट देख लेते हैं, बहुत अच्छा हिंट है। भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है। तो भारत के राष्ट्रपतियों में इनका नाम शामिल है। एक तरह के वैज्ञानिक माने जाते हैं, वैज्ञानिक ही हैं और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको जानते हैं हम सभी लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इसका उत्तर आ गया है। राष्ट्रपतियों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है APJ अब्दुल कलाम। अगर आपको APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में अभी आप लोगों ने मनाया भी होगा। अगर आपको याद है तो ये अच्छी बात है। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए हिंट बता दे, तो सबसे बहुत ही अच्छा हिंट मिलेगा आप लोगों को। इसी तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस भी होता है। तो इसी तिथि को वर्तमान जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य के योगी आदित्यनाथ जी, इनका जन्मदिन भी इसी तिथि को मनाया जाता है। ये अपने जन्मदिन के दिवस पेड़ पौधे रोपण करते हैं, ऐसा इन्होंने अपने ही इंटरव्यू में बताया था। तो बहुत ही अच्छी तारीख को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, जिस दिन काफ़ी हरियाली के साथ इनका जन्मदिन मनाया जाता है। पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो अगर आपको याद आ गया है तो अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में मुझको काफ़ी कमेंट दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से उत्तर याद होगा। 5 जून अभी आप लोगों ने मनाया भी था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, कहाँ स्थित है और ये किस लिए जाना जाता है, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताता हूँ मैं आपको। हिंट देख लेते हैं, सबसे अच्छे हिंट है। यह जो पार्क है, नेशनल पार्क, एशियाटिक लॉयन या एशियन लॉयन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब एशिया के जो शेर होते हैं, जिनको हम लोग बब्बर शेर भी कह सकते हैं, इसी पार्क में आप लोगों को अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। यह पार्क उस राज्य में स्थित है जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला आप लोगों ने प्रश्न उत्तर आज ही की वीडियो में देखा था, याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है। यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति 182 मीटर की जो ऊंची मूर्ति है, वो इसी राज्य में बनाई गई है। और आपको इसका उत्तर आता होगा ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, समय मैं प्रॉपर देता चल रहा हूँ। तो उम्मीद है गिर नेशनल पार्क, जिसका एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन ने भी किया था, आपको याद आ रहा होगा। जी हाँ, गुजरात सही उत्तर है, गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो आप लोगों ने विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग तो शुरुआत में ही देख लिया था, और बी से होने वाला रोग बी अक्षर से ही शुरू होता है, बेरी बेरी। अब आपको बताना है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो ए की कमी से होने वाला जो रोग था, इस रोग से व्यक्ति को रात में साफ दिखाई नहीं देता, मतलब रात में दिखाई न देना विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका उत्तर
जानते होगे, चाहे इंग्लिश में बताएं चाहे हिंदी में बताएं, कुछ भी सही लगे वो बताएं लेकिन बताइए ज़रूर, जिसमें मुझे पता चले आप लोग कितना एक्टिव हो। तो इसका सही उत्तर है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न 47, 3 प्रश्न और बचे हैं। 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी थी, जिसका आज आप सभी लोगों ने तैयारी कर ली है। टेलीग्राम पर यही 50 क्वेश्चन, जिसको आप सभी लोगों को क्विज़ के तौर पर उपस्थित होकर पार्टिसिपेट करना है, और इसका समय आप लोगों को बताया जाएगा, जल्द ही बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसके उत्तर को ज़रूर समझते चलें, जिसमें आप लोग क्विज़ में अच्छे से अंक हासिल कर सकें और आपके अंक के आधार पर आप लोगों को नंबर्स दिए जा सकें, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सके, जिसमें आप लोग अपने घर में भी बता सको कि प्रश्नोत्तरी में आप लोगों ने सर्वप्रथम स्थान हासिल किया है। तो अगला प्रश्न 47, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? हिंट देख लेते हैं, चलिए। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था और शिकागो सम्मेलन में अपने भाषण द्वारा इन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई और भारत देश को गौरवान्वित किया। तो कितनी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी हिंट आप लोगों को मिल गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उत्तर ही बता दिया होगा सीधे तौर पर। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, और किसके नाम पर या किसके जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है? उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उम्मीद है आप सभी लोगों को उत्तर आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस के बारे में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के स्कूल में भी विज्ञान दिवस, विज्ञान प्रदर्शनी इसी दिन मनाई जाती होगी। कई तरह के प्रोजेक्ट असाइनमेंट साइंस से संबंधित आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर तैयार भी किए होंगे, सजाया होगा अपनी कक्षाओं को कई तरह के प्रोजेक्ट से, कई तरह के साइंस असाइनमेंट के चार्ट पेपर वगैरह आप लोगों ने बनाए होंगे। तो क्या लगता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हिंट चलिए देख लेते हैं, हिंट क्या है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव की खोज की थी और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो सीवी रमन ने, जो कि वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सीवी रमन, रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी खोज के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अच्छी बात है, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आज की इस वीडियो में। उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। फिर से एक बार मैं प्रश्न बता देता हूँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो भारत में कुल राज्य कितने हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उन्हीं कुल राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है ये बताना है आपको। हिंट चलिए दे देता हूँ। इस राज्य की राजधानी लखनऊ है और इस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो काफ़ी अच्छी हिंट दी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तो उत्तर अच्छे से याद आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर, एकदम गलत बिल्कुल नहीं है, एकदम सही उत्तर है। राजधानी लखनऊ किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न, और इस अंतिम प्रश्न के साथ मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। यूबिन्स क्लासेस के इस चैनल लिंक को आप लोग अपने सभी दोस्तों को उनसे कह के सब्सक्राइब करवाइए, जिससे इस चैनल का जो उद्देश्य है सभी को उचित शिक्षा मिल सके, उचित ज्ञान प्राप्त हो सके। यूबिन्स क्लासेस के द्वारा निःशुल्क आप सभी लोगों को कई तरह के प्रश्न की प्रश्नोत्तरी या क्विज़ कराई जाती है, जिसमें आप सभी लोगों को समय समय पर याद भी दिलाया जाता है प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने आस पड़ोस से सभी को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उनसे भी बोलें कि वो भी अपने दोस्तों को आगे बोलें, अपने रिश्तेदारों को आगे बोलें, अपने आसपास और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। आखिरी जो प्रश्न है, नाम है प्रश्न संख्या 50,
मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर राज्य पूछ रहा है, मदुरई में है। अगर मदुरई याद है तो अच्छी बात है, राज्य का नाम याद आ जाएगा। हिंट दे देता हूँ, मीनाक्षी मंदिर भारत के जिस राज्य में है वहीं उसी राज्य में रामेश्वरम मंदिर भी है। इसी राज्य में भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए तपस्या की थी, आप लोगों को याद होगा। तो रामेश्वरम मंदिर भी इसी राज्य में स्थित है। तो याद कीजिए, 12 शिवलिंगों में एक शिवलिंग रामेश्वरम में भी है। और किस राज्य में है? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस प्रश्नोत्तरी को अंत तक देखा होगा, अंत तक समझा होगा और अच्छे से समझ के आप लोगों ने अपने उत्तर लगाए होंगे। कॉपी में भी अपने उत्तर लिखे होंगे। अगर कॉपी में नहीं लिखे हैं तो सारे उत्तर आप लोगों को अपने दिमाग में लिख गए होंगे। आने वाली जो टेलीग्राम पे इसी 50 प्रश्नों की सीरीज़ है उसमें भी आप लोगों से निवेदन है कि सभी जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं, उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, जिससे आप लोगों को अपनी तैयारी जो इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप लोगों ने की है वो पता चल सके। तो धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।